हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा एंशिएंट एंड मेडिवल सीरीज का क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमने जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए लॉन्च की है, ऐसे ही हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए भी लॉन्च की थी, जिसके अंदर जिसके जो 15 लेक्चर हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हो। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 15 लेक्चर, जिनको हमने नाम दिया था आज़ादी सीरीज का। ऐसे ही हमने इन्वायरमेंट के लिए लॉन्च किए थे। इन्वायरमेंट के लिए जो 7 लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, जहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक जो बात होती है क्वेश्चन से रिलेटेड, उन सबको वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर इन सभी जो लेक्चर्स हैं इनको अगर रिवाइज करना है तो जाके आप देखिए, वहाँ पे आपको ज़रूर से मिलेंगे और उनको अच्छे से रिवीजन कीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज की, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन एंड आंसर जो फॉर्मेट है उसके थ्रू भी आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो कंटिन्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज की प्रैक्टिस कीजिए, जिसके थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और आपको जो सब्जेक्ट है वो भी आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस उसका तैयार होता है एग्जामिनेशन के लिए। तो आज की जो सीरीज़ है उसका जो क्वेश्चन एंड आंसर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो पाला रूलर से रिलेटेड है। पाल डायनेस्टी जो हुआ करती थी हमारे ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो पाई जाती थी, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो पाल रूलर्स हैं स्टूडेंट्स, पाल रूलर्स ईस्टर्न इंडिया के अंदर पाए जाते थे। उसी समय में हमको देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर जो 3 डायनेस्टी हैं उनके बीच में जो संघर्ष है वो चलता है। तो आप देखिए कि जो पाल रूलर्स हैं, जो पाला डायनेस्टी हुआ करती थी, वो ईस्टर्न इंडिया के अंदर अगर हम बात करें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो एरिया है वहाँ पे ये डायनेस्टी बेसिकली पाई जाती थी। इन्होंने आसाम के ऊपर भी अपना जो रूल है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। स्टूडेंट, जिस समय में जो पाल डायनेस्टी हुआ करती थी, इन्हीं के कंटेम्प्रेरी सदर्न इंडिया के अंदर हुआ करते थे राष्ट्रकूट। ईस्टर्न इंडिया में जो डायनेस्टी थी वो पाल डायनेस्टी थी। सदर्न इंडिया के अंदर राष्ट्रकूट हुआ करते थे, इनकी कैपिटल थी मान्यखेट। और इसके अलावा अगर हम बात करें वेस्टर्न इंडिया के अंदर हुआ करते थे, यहाँ पे प्रतिहार डायनेस्टी हमको देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों डायनेस्टी मिलके यहाँ पे प्रेजेंट समय में जो उत्तर प्रदेश का एक एरिया है जिसको बोलते हैं कन्नौज, कन्नौज नाम की एक जगह है जहाँ परफ्यूम का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया जाता है, उसका इंडस्ट्री वहाँ पे अच्छे से डेवलप है। तो कन्नौज नाम का जो जगह है, कन्नौज नाम का जो सिटी है, वहाँ उस जो पावर सीट है उसको टेक ओवर करने के लिए तीनों डायनेस्टी आपस में लड़ाइयाँ करते थे, आपस में वॉर करते थे, स्ट्रगल किया करते थे। स्टूडेंट्स, इन तीनों डायनेस्टी से पहले भी हमको देखने को मिलता है कि जो कन्नौज नाम की जो सिटी है उसको टेक ओवर करने के लिए, कन्नौज को अपने किंगडम के अंदर मिलाने के लिए हर्षवर्धन के द्वारा भी जब 2 किंगडम्स का मर्ज किया गया, उनके द्वारा 2 अलग अलग राज्यों का मर्ज किया गया अपने एक राज्य के अंदर में, तो उस समय में कन्नौज उनके अंडर में आता था। तो कन्नौज उस समय में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो सिल्क रूट जो है उसके पास में उसकी जो लोकेशन होना, प्रोस्पेरिटी, गंगा का वहाँ पे बहाव होना, जो रिवर के बैंक पे वो सिचुएटेड होना, ऐसे काफ़ी रीजन हैं जिसकी वजह से जो कन्नौज है उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस था। जो लेटर फेज में दिल्ली के लिए शिफ्ट होता है स्टूडेंट्स, फिर मुग़ल एरा के टाइम में वो दूसरी जगह वो शिफ्ट होता है। ऐसे ऐसे हमको डिफरेंट समय में हमको देखने को मिलता है कि अलग अलग एरियाज़ के अंदर में जो डेवलपमेंट होता है और वहाँ पे जो प्रॉस्परस एरिया जो डेवलप होगा वो वहाँ पे पावर के लिए एक स्ट्रगल उसके लिए कंटिन्यू हमको देखने को मिलेगी थ्रू आउट द हिस्ट्री। कोई भी एरिया के अंदर में, कोई भी कंट्री के अंदर आप देख लीजिए। तो पाल रूलर्स की बात करें तो ये ईस्टर्न इंडिया के अंदर में पाए जाते थे, ईस्टर्न इंडिया है उसके अंदर में पाए जाते थे। पाल रूलर्स के अगर हम बात करें, जो पाला रूलर हैं, इनके जो फाउंडर हुआ करते थे गोपाल, देवपाल, फिर धर्मपाल आते हैं। इस तरीके से जो यहाँ पे पाल रूलर हुआ करते थे डिफरेंट नाम से, जिसके जो फाउंडर हैं वो गोपाल हैं। इनको बोला गया है दे आर द ग्रेट पैट्रन ऑफ द बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म के ग्रेट पैट्रन थे। इन्होंने देखिए जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी,
जो नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा जो कुमार गुप्त हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको इन्होंने रिवाइवल किया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के इन्होंने फाउंडेशन उसका रखा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए बुद्धिज़्म को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए इन्होंने 5 गांव दिए थे उन लोगों को। तो बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। ग्रेट पैट्रोन थे बुद्धिज़्म के पाला रूलर्स। स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 2020 के जो मेंस है उसके अंदर में पूछ लिया गया था। 2020 के जो सिविल सर्विस का जो मेंस होता है उसके अंदर पूछ लिया गया था कि पाला रूलर्स आर द ग्रेट पैट्रोन ऑफ द बुद्धिज़्म। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, इसको आप बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको लिखना होता है कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइवल किया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा उन्होंने जो अगर हम बात करें कि जो अलग अलग वहाँ पे जो ट्रैवलर आया करते थे जो बुद्धिज़्म को सीखने के लिए, उसके जो स्कॉलर हुआ करते थे, उन सभी लोगों को बुलाया, उन सभी लोगों को प्रमोट किया और एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इस वजह से जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोनोलिथिक केव का एक्सकवेशन डेवलप बाय द राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा हुआ था। कौन सी केव्स के अंदर हुआ था? तो स्टूडेंट्स, हमको मेजरली जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा जो आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट किया गया वो केव नंबर 16 है। केव नंबर 16 है। ये एलोरा की जो केव है, एलोरा की जो केव नंबर 16 है, जिसके अंदर इन्होंने कैलाशनाथ जो मंदिर है, जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका इन्होंने डेवलपमेंट किया। तो एलोरा का जो केव नंबर 16 है उसके अंदर इन्होंने डेवलप किया है। तो स्टूडेंट्स, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एक सबसे बड़ा यहाँ पे आर्किटेक्चर था जिन्होंने इनको डेवलप किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। केव नंबर 16 के अंदर कैलाश जो टेम्पल है, कैलाश टेम्पल को इन्होंने डेवलप किया है। सबसे बड़ी ये मोनोलिथिक केव है जिसको यहाँ पे डेवलप किया है। लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक केव है स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा एलोरा केव। अजंता केव्स का आपको पता है अलग डिफरेंट डायनेस्टीज़ के द्वारा उसको डेवलप किया गया है। भीमबेटका केव्स जो सब प्री हिस्ट्री के समय की वहाँ पे आपको पेंटिंग है वो देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कोणार्क टेम्पल से रिलेटेड है। कोणार्क का जो सन मंदिर है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट्स, इसको ब्लैक पगोडा बोला जाता है कि इसका जो डार्क कलर है इसका स्टोन का, उसकी वजह से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डार्क कलर का जो स्टोन है वो यूज किया गया था जो इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में, तो इसकी वजह से इसको ब्लैक पगोडा भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो कोणार्क का जो मंदिर है, किंग नरसिम्हा देवा हैं गंगा डायनेस्टी के, उनके द्वारा इनको बिल्ड किया गया है। स्टूडेंट्स, आपको देखने को मिलेगा कि जो गंगा डायनेस्टी हैं ये 2 तरीके की गंगा डायनेस्टी हैं। अगर हम बात करें, एक तो सदर्न इंडिया के अंदर पाई जाती है, प्रेजेंट समय में जो कर्नाटका का एरिया है वहाँ पे गंगा डायनेस्टी पाई जाती है। जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है जिसमें किंग नरसिम्हा देवा जो उसके अंदर में उसी डायनेस्टी से पाए जाते हैं, किंग नरसिम्हा देवा उसी डायनेस्टी के थे। तो ये इसको बोला जाता है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, जो प्रेजेंट समय में जो उड़ीसा का जो रीजन है वहाँ पे पाई जाती है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें कोणार्क सन मंदिर की, तो कोणार्क का जो सन मंदिर है 1984 के अंदर में इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसके अंदर में इसको डिक्लेयर कर दिया गया। एंशंट मोन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट है, उसके थ्रू इसको इम्पोर्टेंट जो साइट है उसके रूप में इसको प्रोटेक्ट किया गया है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का द्वारा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो कोणार्क का सन मंदिर है इसी के जस्ट नियर में एक बीच है जिसको बोला जाता है चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा बीच को ब्लू फ्लैग का जो स्टेटस दिया जाता है। प्रेजेंट समय में जो क्लीन बीच हैं, जो ऐसे जो समुद्र के जो तट हैं जो क्लीन हैं, जो साफ़ सुथरे हैं, उनको ब्लू फ्लैग का स्टेटस दिया जाता है, जो 2018 के समय में स्टार्ट हुआ था। तो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है चंद्रभागा बीच को, इसको प्रोटेक्ट किया गया है। कोणार्क सन मंदिर के वहाँ पे कोणार्क डांस फेस्टिवल भी होता है, चंद्रभागा फेस्टिवल भी वहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हम उस समय में जो कोणार्क सन मंदिर है उसके बारे में कुछ बताई गई हैं। ब्लैक पगोडा इसको बोला जाता है। लॉर्ड जो हमारे जो लॉर्ड कृष्णा हैं उनके बेटे होते हैं शाम, उनके साथ में इसको लिंकेज किया गया है इस
टेम्पल को, ये माइथोलॉजिकल लिंकेज है। तो कोणार्क सन टेम्पल है, ब्लैक पगोडा है, किंग नरसिम्हा देवा ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इस वजह से ये आंसर जो होगा ये सी आंसर होगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको जब कोणार्क सन मंदिर को जब आप रीड करो तो आपको इस समय में जो कलिंगा का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कलिंगा का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो कैसे डिफरेंट है दूसरे एरियाज़ का जो आर्किटेक्चर जो स्टाइल है उससे। जैसे रेखा डुअल है, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ मिलेंगी, आर्किटेक्चर के अंदर जो चेंजेज मिलेंगे, तो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कोणार्क सन मंदिर का जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर। अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा गया है लंगा मंगनिहार जो कम्युनिटी है, आर्टिस्टिक कम्युनिटी है, इनका जो मेनली वर्क होता है कि गाने बजाने के थ्रू, अपना जो डांस एंड ड्रामा के थ्रू, ये जो ट्रेडिशन है इनका स्टोरी टेलिंग का, या स्टोरी टेलिंग के अलावा अगर हम बात करें जो नरेटिव ट्रेडिशन है उसको इन लोगों के द्वारा रिवाइवल किया गया है, रखा गया है। ये बेसिकली ये कम्युनिटी आपको, ये आर्टिस्टिक कम्युनिटी है लंगा मंगनिहार, जो आपको राजस्थान का जो वेस्टर्न एरिया है, राजस्थान का वेस्टर्न एरिया जो जैसलमेर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर जो सिंध का जो रीजन है वहाँ भी ये कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है। तो राजस्थान के अंदर ये पाए जाते हैं। नरेटिव इनका ट्रेडिशन है, जो अपने गाने के थ्रू, अपने डांस के थ्रू ये बेसिकली लोगों को अपना जो बहुत सारी जो बातें हैं वो बताते हैं, नरेट करते हैं। तो ये कम्युनिटी वहाँ पे पाई जाती है। इनको इन्हीं के द्वारा डेजर्ट एरिया में जो कल्चरल लैंडस्केप है उसको यहाँ पे प्रिजर्व रखा गया है। और लंगा मंगनिहार कम्युनिटी है, ट्रैवल इसका इंटीग्रल पार्ट है। ये लोग कंटिन्यू ट्रैवल करते हैं अपना जो म्यूजिक के थ्रू, म्यूजिक एक घर घर जाके अपना म्यूजिक है नरेट करते हैं, लोगों को यहाँ पे बताते हैं। और एंशंट समय के समय में, एंशंट मेडिवल के समय में ये वहाँ पे जो बेसिकली हम बात करें एंटरटेनमेंट का या नरेशन का भी एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स हुआ करता था, क्योंकि स्टोरी टेलिंग और नरेशन ऑफ द स्टोरी एक इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे जो कल्चर का पार्ट रहा है हमारे इंडिया के अंदर में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ये आंसर होगा। ये लोग सिंध के अंदर भी पाए जाते हैं, सिंध जो पाकिस्तान के अंदर गिरता है तो वहाँ भी ये लोग पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रतिहार एम्पायर से रिलेटेड है। प्रतिहार एम्पायर के बारे में आपको पता होगा, वेस्टर्न एरिया के अंदर ये एम्पायर पाया जाता है। वेस्टर्न एरिया जो हमारा जो गुजरात और राजस्थान का एरिया था वहाँ से ये एम्पायर पाया जाता था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिहार एम्पायर जो था उसको नो एक्सेस टू द सी, क्योंकि सी का कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं था। तो स्टूडेंट्स, ये अगर हम बात करें आंसर की, अगर स्टेटमेंट की, फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये हमने देखा है कि ये कंटिन्यू होस्टाइल थे मुस्लिम्स के अगेंस्ट में, उनके अटैक के खिलाफ में। इसके अलावा हमने देखा है कि इनकी जो कैवलरी थी, जो इनके जो वॉर के लिए जो कैवलरी होती है आर्मी की, वो सबसे स्ट्रॉन्ग थी, सबसे अच्छी थी प्रतिहार एम्पायर की। इसके जो मिहिर भोज इसके फाउंडर हुआ करते हैं प्रतिहार डायनेस्टी के। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमको देखने को मिलेगा ये ग्रेट पैट्रन थे लर्निंग और लिटरेचर के। राजशेखरा नाम के इनके कवि होते हैं, जो उस समय में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बुक्स भी लिखी थी, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ड्रामाज का भी राइट किया था, राजशेखरा। तो मिहिर भोज होते हैं इनके जो फाउंडर। उसके बाद में राजशेखरा को कंटिन्यू पैट्रोनाइज किया जाता है महेंद्र भोज एंड और भी जो इनके डिफरेंट किंग्स हैं उनके द्वारा। इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं था सी के साथ में, क्योंकि इनका कोई भी जो किंगडम है उसका एरिया सी से टच नहीं होता था, सी से जो बीच है वो नहीं गिरता था इनके एरिया के अंदर। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट का नहीं पता हो तो आप जाके सतीश चंद्रा की जो किताब है उसको अच्छे से रीड कीजिए, उसके अंदर आपको अच्छे से मिलेगा। उसके अंदर लाइन लिखी हुई है कि इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं था सी के लिए। जो प्रतिहार डायनेस्टी है, जो प्रतिहार रूलर्स हुआ करते थे, ये वो ही तीनों डायनेस्टी हैं जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जिनका जो केव नंबर 16 है एलोरा के अंदर में जो कैलाश मंदिर है वो बनाया है।
प्रतिहार डायनेस्टी, जिनको सी से डायरेक्ट एक्सेस नहीं था, कंटिन्यू ये होस्टाइल थे मुस्लिम्स के अगेंस्ट में। उस समय में जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ करते थे उनके अगेंस्ट में। राष्ट्रकूट डायनेस्टी लिटिल बिट जो ये लिबरल हुआ करते थे, और लिबरल होने की वजह से इन्होंने बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं जो सेंट्रल इंडिया से आया करते थे या वेस्टर्न एशिया से आया करते थे, तो उन सबको इन्होंने अलाउ भी किया था, आप लोग यहाँ पे रहिए, अपना जो मॉस्क्यू है वो बनाने की भी इजाज़त दी थी। और ईस्टर्न इंडिया के अंदर पाए जाते थे पाल डायनेस्टी, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे आज इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। पाल्स के द्वारा यहाँ पे बुद्धिज़्म है उसको प्रमोट किया गया है, उसको रिवाइवल करने की काफ़ी कोशिश की गई है। रिलीजियस जो उस समय में जो टीचिंग के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते थे उनको भी वहाँ पे उनके द्वारा डेवलप किया गया है। तो इस तरीके की ये तीनों डायनेस्टी हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था, ये हमारी एक सीरीज है, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। ऐसे ही हम सीरीज के थ्रू कंटिन्यू आपसे मिलते रहेंगे। आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है उसको नोट डाउन कीजिए, उसको नोट डाउन करके आप उसको कंटिन्यू रिवाइज भी कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।